नमस्कार। आज एक कुंडली आपके सामने बनी हुई है। ये मेरे पास आई है और कुछ विशेष प्रश्न हैं इसमें। उन प्रश्नों का भी जवाब देंगे, किंतु पहले हम इस कुंडली के बारे में जान लें। वैसे तो बता दूं, हमारा कार्यक्रम अब जो भी बनेगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसमें आपको एक न एक प्रश्न का उत्तर, कुंडली से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, हम एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश हर एक व्यक्ति पर करेंगे। कोई भी एक प्रश्न, और प्रतिदिन हम 2 से 3 प्रश्न तो लेंगे ही लेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम ये जो बताने जा रहे हैं उसको समझिए। ये कुंडली वृष लग्न की है, जिसको हम वृषभ लग्न कहते हैं। दूसरी राशि है ये स्थिर लग्न है। वृषभ जो है वो स्थिर लग्न है। अब ये जो वृषभ लग्न है, इसका स्वामी शुक्र होता है। वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र होता है। अब वृषभ लग्न है क्या, पहले इसको समझिए। वृषभ यानी बैल। ठीक उसी के समान गुण होते हैं जिसकी लग्न वृषभ होती है अथवा जिनकी राशि वृषभ होती है। उससे संबंधित लग्न हो या राशि, उससे संबंधित गुण अवश्य मिलेंगे। अब इसमें क्या देखना है कि ऐसे लोग जिनकी राशि वृषभ हो, जिनकी लग्न वृषभ हो, वो पहली बात तो मस्त रहते हैं। हमेशा वो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखते। वो बहुत ही मेहनती होते हैं। वो अपने कार्य में वो जुटे ही रहते हैं। लगातार कार्य करना ही उनको अच्छा लगता है। इतना कि कार्य करते करते उनको थकान नहीं आती। वो ये नहीं कहते कि हम थक गए। अगर वो कार्य करने के बावजूद भी जब वो बैठ जाए, पूरा होने के बाद फिर तुरंत अगर उनको काम दिया जाए तो फिर वो कर लगते हैं। फिर पूछो कि थक गए तो यही कहेंगे, मैं थकान नहीं हूं। दूसरी चीज, ऐसे तो वो बोलते नहीं बैल के समान, लेकिन अगर छेड़ दोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर छेड़ दिया तो छोड़ते नहीं। इसलिए ऐसे लोगों से यही अच्छा होता है, अगर कोई वृषभ राशि अथवा वृषभ लग्न का है तो उनसे थोड़ा सा दूरी इसलिए बना के रखनी चाहिए कि अगर वो अपने कार्य में व्यस्त है, तुमको नहीं छेड़ रहा है, तुमसे कोई मतलब नहीं रख रहा है, तो आप उससे भी मतलब मत रखो। हाँ, बेवजह का मतलब मत रखिए। आते हैं इस कुंडली पर, इसे समझते हैं। यहां पर 27 अंश पर इनकी लग्न है, तो अगर हम कहें तो लग्न थोड़ा कमजोर मानी जाएगी। अब यहां पर हम देखते हैं इस लग्न के लिए कारक ग्रह कौन से हैं और अकारक ग्रह कौन से हैं। हमेशा याद रखो, वृषभ लग्न के लिए बुध, शुक्र और शनि, इन्हें विशेष करके कारक माना गया है। राहु को भी कारक माना गया है, जबकि अन्य ग्रहों को इस लग्न के लिए बहुत ही अच्छा नहीं कहा गया है। लेकिन स्थितियां बैठने से, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से बदल जाती हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले लग्न के बारे में। लग्नेश हमारा शुक्र, यानी इस कुंडली में इसका लग्नेश शुक्र है। अब यहां पर जाकर के छठे भाव में और पंचम भाव में, कन्या राशि में, ये पंचम भाव है और कन्या राशि, यहां पर जाकर के सूर्य और बुध के साथ बैठ गए हैं। याद रखिए, शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं, जबकि मीन में उच्च के होते हैं। यहां पर ये नीच के हो गए हैं। किंतु जिसके घर में बैठे हो, अगर वो ग्रह उसी घर में हो, अर्थात उच्च का हो, स्वग्रही हो अथवा केंद्र में हो, तात्कालिक मित्रता बना रहा हो, तो
पहली बात यहां हम कहेंगे कि बुध उच्च का साथ में ही बैठा हुआ है, तो इस शुक्र का नीच भंग भी हो गया। ये शुक्र अब इसमें नीचत्व दोष नहीं है, नीच का दोष नहीं है। यहां पर बुध अपने ही घर में, यानी कन्या राशि बुध की स्वयं राशि है, और वो भी उच्च की, स्वयं भी मानी जाती है कन्या की और उच्च की भी मानी जाती है। बुध ही तो एक ऐसे ग्रह है जो स्वयं की राशि उच्च की मानी जाती है। अब शुक्र का नीचत्व तो भंग हो गया, बुध यहां साथ में बैठ गए, सूर्य के साथ बैठे हुए, सूर्य 14 अंश पर है, बुध 28 अंश पर है, शुक्र 24 अंश पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के साथ शुक्र का बैठना कहीं ना कहीं अस्त करने की स्थिति ला सकता है। अब इसमें देखेंगे, अगर 10 अंश से कम है तो यह अस्त भी हो सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि शुक्र इस कुंडली में कहीं ना कहीं अस्त है। अस्त होने से शुक्र का फल नहीं मिल पा रहा है, जो मिलना चाहिए उसमें कमी आ रही है। अब क्या, कौन कौन सी संतान, पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, यह संतान का भाव है, ज्ञान का भाव है। क्या करेगा, सबसे मेन सूर्य का यहां बैठना अथवा सूर्य का सामने जाकर के सप्तम में बैठ जाना, यहां से सूर्य की दृष्टि डालना, कहीं ना कहीं ये संतान के लिए दिक्कत जरूर खड़ी करता है, संतान पक्ष के लिए, क्योंकि सूर्य स्वयं तेज है, ग्रह गर्म है, संतान को बनने ही नहीं देता। और ये खास करके पहली संतान, पुत्र संतान को अधिक नुकसान करता है। यहां पर अगर हम कहें तो शुक्र और शुक्र से सूर्य यहां पर बैठ गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं संतान को हानि पहुंचा रहे हैं। सूर्य फल तो चतुर्थ का ही देंगे, सूर्य जो है चतुर्थ का ही फल देंगे। क्या करेंगे सूर्य, अगर चतुर्थ का फल दे रहे हैं, संतान में मैंने बता दिया विघ्न करेंगे। इसके अलावा ज्ञान में तो नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य अगर गुरु के साथ बैठ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत ही तेजस्वी बना देते हैं, ज्ञान में भी बहुत आगे ले जाते हैं। तो कहें यहां पर ज्ञान में कमी तो नहीं करेंगे। शुक्र भी ज्ञान के कारक, गुरु भी ज्ञान के कारक, शुक्र भी वहीं बैठे हुए हैं, नीचत्व भंग भी है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान में कमी तो नहीं लाएंगे। आ जाते हैं इनकी कुंडली में दूसरा कारक ग्रह है बुध। हम बुध को देखते हैं और बुध से संबंधित जो भी स्थितियां हैं वो बता रहे हैं। बुध इस कुंडली में शुक्र, बुध और शनि, ये तीन ही कारक ग्रह हैं। बुध का पहली बात तो यहां पर देखिए, बुध यहां पर द्वितीयेश यानी धनेश बन गए, और इधर स्वयं पंचमेश, और स्वयं जाकर के अपने ज्ञान के घर में। तो हम यही कहेंगे, जब उच्च के बुध स्वयं ज्ञानेश ज्ञान में बैठा हुआ हो और बुधादित्य योग बना रहा हो सूर्य के साथ बैठ करके, तो कहीं ना कहीं ये बुद्धिमान बनाएंगे, ज्ञान को बढ़ा देंगे, पढ़ाई में बाधाएं अगर उत्पन्न हो रही हैं तो उस बाधाओं को खत्म करेंगे। बुध व्यापार का कारक है, उच्च कोटि का वकील भी बुध ही बनाता है, बुध गणितज्ञ भी बनाता है, कॉमर्स और बैंकिंग इस क्षेत्र में बुध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इतना ही नहीं, धन का कारक भी बुध ही है। धन की जो जमा पूंजी है इस कुंडली में, धन की जमा पूंजी भी, यानी ये जो बैंक बैलेंस का घर है, इसका स्वामी भी बुध है। वाणी का प्रमुख कारक बुध ही माना जाता है, वाणी से संबंधित जो कारक माना जाता है वो बुध ही माना जाता है। यहां पर संतान के घर में बैठ करके हम तो यही कहेंगे कि यहां पर जो संतान की स्थितियों में दिक्कतें हो रही होंगी, कहीं ना कहीं बुध से दूर करने का प्रयास करेंगे, भले ही विलंब हो, लेकिन संतान देने का कार्य करेंगे, संतान में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे, क्योंकि वो स्वयं उच्च के होकर के संतान में यानी उसी भाव में बैठा हुआ है। अब आ जाते हैं तीसरे, इसमें कारक है, मैंने शुक्र बता दिया, बुध बता दिया, अब शनि में आ जाते हैं। शनि इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक है, बुध के समान ही।
सर्वाधिक योग कारक। क्यों? ये क्यों? क्योंकि भाग्य का स्वामी और कर्म का स्वामी भाग्येश और कर्मेश दोनों ही शनि बन जाते हैं। अब समझना इस बात को है कि सर्वाधिक योग कारक तो है, लेकिन शनि है क्या? पहले शनि से संबंधित समझिए शनि क्या देता है। देखिए शनि, पहली बात तो इनकी गति बहुत ही धीमी है। शनि की जो गति है वो बहुत धीमी है, चाल इनकी बहुत धीमी। 2.5 वर्ष में एक राशि में संचरण करते हैं। 7.5 क्यों लगती है? 7.5 इसीलिए लगती है क्योंकि 2.5 यानी 3 राशियों पर इनका एक साथ संचरण चलता रहता है, इसीलिए 7.5 लग जाती है। 2.5 वर्ष एक राशि में लगाते हैं। आलस्य के कारक है शनि, अंग्रेजी के कारक है शनि, पैरों के कारक है शनि, दांतों के कारक है शनि, नौकर चाकर, जो निम्न कोटि का काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, खेतों में काम करने वाले जो मजदूर, इन सबके वो कारक हैं। कोई बीमारी आई और लंबी यानी दीर्घकालिक ज्यादा दिन तक रहती है, उसके भी कारक शनि ही है। देखिए दीर्घकालिक बीमारियों के 2 ग्रह होते हैं, एक शनि और दूसरे गुरु। तो शनि दीर्घकालिक ग्रह के स्वामी हैं, स्वामी नहीं कहेंगे, कारक कहेंगे। अब यहां पर शनि इन सब के कारक जो मैंने बताया। अब इस कुंडली में अगर हम कहें, चूंकि विच्छेदक ग्रह भी शनि को माना गया है, विच्छेद कराना। अब विच्छेदक ग्रह होने के कारण यह ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं किस चीज से विच्छेद करा देंगे। भाई परिवार में बैठेंगे, परिवार में करा देंगे। पिता के घर को देख रहे होंगे तो पिता से मतभेद करा देंगे। माता के घर को देख रहे होंगे, माता से विच्छेद करा देंगे। यहां पर शनि माता के घर में बैठे हैं, है कारक, लेकिन कुछ हो या ना हो, कहीं ना कहीं ये माता को बीमार बना देते हैं, रोगी बना देते हैं, उनको कमजोर कर देते हैं। इनकी दृष्टि पिता पर पड़ रही है, इसलिए कहीं ना कहीं पिता से भी कभी ना कभी मतभेद की स्थिति हो सकती है। ध्यान रहे, ये स्थितियां शनि जो विच्छेदक स्थितियां जो होती हैं, ये संबंधों में ज्यादा विच्छेद पैदा करते हैं। इनकी दृष्टि कहां कहां पड़ रही है? 1 2 3 एक दृष्टि पड़ रही है शत्रु और ऋण के घर में, यानी यहां पर हम यही कहेंगे, और ये उच्च दृष्टि है। शत्रु कैसा भी हो, शत्रु, पहली बात शत्रु इन्हें बनाना नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि यहां पर पड़ रही है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी यहां पर पड़ रही है, पापक ग्रह है, इसलिए हम यही कहेंगे शत्रु पक्ष के हिसाब से मजबूत है। लेकिन यहां पर मंगल नीच के हैं, कर्क के नीच के हो जाते हैं, सो मंगल की दृष्टि चतुर्थ पड़ रही है नीच की, इसलिए यही कहेंगे शत्रुता ना करें तो अच्छा होगा, शत्रुता ना बनाएं, लड़ाई झगड़े का माहौल ना बनाएं। किंतु फिर भी शनि इतने यहां पर अगर देखा जाए कैसी भी स्थिति है, लेकिन फिर भी मजबूत स्थिति हम कहेंगे, चूंकि केंद्र में जाकर के बैठ गए हैं और वो भी गुरु के साथ बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, बलवान होकर के बैठे हुए हैं। सो शनि को लेकर के हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं। यहां पर दूसरी चीज, शनि की सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर, तो कर्म स्थान में क्या करेंगे? कर्म स्थान को ये, जैसे कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें परिवर्तन संभव है, क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेद कराना, कर्म से भी विच्छेद कराने का मतलब ये कि आज हम ये कर रहे हैं, कल को हम दूसरा कर सकते हैं, कल को तीसरा कर सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में क्या करेंगे? नौकरी बदलेंगे नहीं, लेकिन क्या करेंगे? आज यहां ट्रांसफर, कल वहां ट्रांसफर, परसों वहां ट्रांसफर करा देते। चूंकि ये अपने घर पे पड़ रही है, नुकसान नहीं कराएंगे। शनि की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है, और ये भी इनकी मजबूत राशि, मुख्य राशि है। अब यहां पर ये केवल ट्रांसफर करा सकते हैं, बिगाड़ नहीं सकते। अब आ जाइए आगे हम बता रहे हैं शनि के बारे में। सप्तम हो गया, 8 9 10 और 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, और शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ने से क्या हो सकता है? यहां पर पड़ने से भी थोड़ा घर में तनाव का माहौल दे सकता है, मतभेद, पारिवारिक मतभेद बढ़ा सकता है। ध्यान रखिएगा,
यहां पर चूंकि राजनीति का कारक ग्रह भी है शनि, अगर ये जातक राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए तो इससे भी राजनीति में सफलता मिल सकती है। क्यों? क्योंकि दो ग्रह हैं, शनि और राहु दोनों, और दोनों ही राजनीति के कारक कहे गए हैं, मजबूत ग्रह कहे गए राजनीति के। ये अगर कहते हैं राहु अगर यहां पर बैठा हो या शनि ही यहां बैठ जाए, फिर क्या पूछना है, राजनीति में बहुत आगे लेकर जाते हैं। लेकिन इनकी दृष्टि भी कहते हैं बैठने से ज्यादा दृष्टि काम करती है, तो दृष्टि इनकी पड़ रही है, वो भी काम कर रही है। अपने घर पे शनि की पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, राजनीति से लाभ ही पाएंगे, राजनीति से लाभ उठाएंगे। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, लग्न पर दृष्टि पड़ने से, दसम दृष्टि जो शनि की लग्न पर पड़ रही है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर कार्य में ये देर कराएंगे, विलंब कराएंगे काम सब। एक बात ध्यान रखना, शनि का एक प्रमुख कार्य है ज्यादा देना, देंगे देर से। तुम आज चाहोगे आज नहीं मिलेगा, जब चाहोगे तब नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन देर से, क्योंकि शनि बहुत धीमी चाल चलते हैं, बहुत धीमी इनकी चाल है, इसलिए ये धीमे ग्रह माने जाते हैं, विलंबित कराते हैं, कोई भी कार्य है उसको विलंबित कर देते हैं। और लेकिन जब जीतते देते हैं तो इनके समान कोई देने वाला ग्रह, 9 ग्रहों में कोई भी शनि के समान देने वाला ग्रह नहीं। कहते जो कहावत आपने सुनी है कि भगवान देते तो छप्पर फाड़ के देते हैं, वो कहावत केवल शनि ग्रह पर ही आती है, क्योंकि शनि ग्रह भाई कर्मों का फल देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो जब देंगे तो आपको राजा बना देंगे। और इस कुंडली में शनि वैसे भी बहुत कारक है, इसलिए इस कुंडली में शनि को शुभ संज्ञा मानी गई है, शुभत्व प्राप्त है, कारक है बस। और चूंकि केंद्र में बैठे हैं, शत्रु के घर में, पिता का घर शत्रु का घर माना गया है, इसलिए शत्रु के घर में बैठे होने से, बशर्ते सूर्य से इनका तात्कालिक मैत्री है, इसलिए ये शत्रु का घर होने के बावजूद भी इनका जो है शत्रु माना नहीं जाएगा। शनि सूर्य से तटस्थ सम हो गए, तात्कालिक ग्रह में क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। हाँ, अगर सूर्य तात्कालिक मैत्री न बन रही होती सूर्य से तो ये निश्चित था। तात्कालिक मैत्री तो हमने एक प्रोग्राम में पूरा समझा दिया है, तात्कालिक कैसे देखते हैं। तो तात्कालिक मैत्री बनने के कारण, तात्कालिक का मतलब शनि जहां बैठे हैं उससे 1 2 3 आगे और 1 2 3 पीछे तात्कालिक मैत्री होती है। अब चूंकि यहां पर शुक्र बैठे, सूर्य बैठे हुए हैं तो तात्कालिक मैत्री है, इसलिए कोई नुकसान नहीं। तात्कालिक मैत्री केवल राहु और केतु में नहीं देखी जाती है, राहु और केतु में तात्कालिक मैत्री नहीं देखते हैं। चलिए, तो शनि के बारे में मैंने समझाया। अब इनके तीनों ग्रह जो मेन कारक थे उनको बताया, थोड़ा राहु पर भी ध्यान देते हैं, राहु के बारे में बता देते हैं, उसको भी समझ लीजिए। देखिए, राहु को शनिवत कहा गया है, जिस प्रकार से केतु को कुजवत, ऐसे राहु को शनिवत कहा गया है। अब राहु को शनिवत कहा गया है, अकस्मात का कारक भी बताया गया है। इनमें वक्री जो होता है राहु में देखा ही नहीं जाता, क्योंकि ये राहु और केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं, हमेशा वक्री ही रहते हैं। और राहु और केतु को जो अंशबल देखते हैं, यह याद रखो, 7 ग्रह को छोड़कर जो छाया ग्रह है राहु और केतु, इनका जो अंशबल देखा जाता है वो अंशबल विपरीत उल्टा देखा जाता है 30 से, जबकि अन्य को 1 से देखते हैं, लेकिन इनको 30 से 1 की तरफ ले जाते हैं, उल्टा 30 अंश से 1 अंश की तरफ, अन्य ग्रहों को 1 अंश से 30 अंश की तरफ ले जाते हैं। तो ये राहु को जो है उल्टी गिनती, इसमें जो अंशों में अंश बल देखे जाते हैं उल्टा देखे जाते हैं, ये कभी अस्त नहीं होते। राहु केतु कभी अस्त, ये तो हमेशा जो है अपने ही, भाई कहा गया राहु और केतु छाया ग्रह है, ये छाया ग्रह है। अब ये दूसरी चीज, इनकी तात्कालिक मैत्री भी नहीं देखते, न राहु की देखते हैं न केतु की, इनकी तात्कालिक मैत्री से कोई लेना देना नहीं होता, तात्कालिक मैत्रिता भी नहीं देखते। कहां बैठे हैं, क्योंकि अब सूर्य के साथ बैठ गए मान लीजिए, तो कहीं अस्त हो जाएंगे, ये सूर्य को ही ग्रहण लगा देंगे, ये सूर्य को ही ग्रहण लगा देते हैं, चंद्र को ही ग्रहण लगा देते हैं। मंगल के साथ बैठ गए तो अंगारक, सूर्य के साथ बैठ गए ग्रहण, चंद्र के साथ बैठ गए ग्रहण, गुरु के साथ बैठ गए चांडाल योग बना दिया, शनि के साथ बैठ गए तो शापित दोष बना दिया। इसी प्रकार से राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनका हम ना तो तात्कालिक मैत्री देखते हैं ना ही अस्त देखते हैं,
क्योंकि इनकी जो स्थिति है उसको देखते हैं, कहाँ ये बैठे हैं, किन के साथ बैठे हैं, कहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब राहु केतु की दृष्टि भी तुमको समझा देते हैं। राहु और केतु की दृष्टि गुरुवत, दृष्टि को गुरुवत, गुरु की दृष्टि 5, 7, 9, तो राहु और केतु की दृष्टि भी पंचम, सप्तम और नवम पर 5, 7, 9 इनकी दृष्टि को भी हम मानते हैं। अब राहु की जो दृष्टि है उसको यहां पर क्या करेंगे, चूंकि ये घर है, इस जातक का घर कौन सा है, चौथा, ये चतुर्थ भाव घर है, और इस घर में राहु भाई बैठे हैं, शनि भी बैठे हैं, बशर्ते गुरु को यहां नहीं देख रहे हैं, इस समय राहु और शनि को कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही विच्छेदक ग्रह हैं। कुछ भी हो, कहीं ना कहीं ये परिवार में, घर में कलह की स्थिति उत्पन्न करेंगे ही करेंगे, तनाव घर में उत्पन्न करेंगे ही करेंगे, कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न करेंगे ही। राहु को तो हम यही कहेंगे कि अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन इस कुंडली में राहु को हम अकारक भी नहीं कहेंगे, मित्र कहेंगे। सो अगर कहीं से हानि है तो कहीं से लाभ भी है, लेकिन राहु को हम इसमें ये कहेंगे, देखिए ये पहली बात तो यहां पर माता के घर में बैठ करके माता को नुकसान तो करेंगे ही करेंगे, पिता को देख रहे हैं, पिता को भी दिक्कत, बशर्ते जातक माता पिता को मानेगा, क्यों, गुरु भी तो बैठे हुए हैं। तो जातक जो है ये जो है माता पिता को मानने वाला होगा, किंतु स्थितियों वश कभी कभी स्थिति आ जाएगी ऐसी जो मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, आपसी मतभेद। राहु लाभ क्या कराएगा, इसकी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर पड़ रही है, आयु, और आयु पर पड़ने से आयु में बढ़ोतरी करेगा, आयु को बढ़ाएगा। 5, 6, 7 सप्तम में पड़ रही, कर्म स्थान पर पड़ रही है, तो कर्म स्थान राहु की दृष्टि यहां पर शनि के घर में पड़ रही है, तो यहां से भी ये कहीं ना कहीं धन लाभ तो कराएगा ही कराएगा, विदेश से भी लाभ कराएगा ही कराएगा। राहु की दृष्टि यहां पर पड़ने से राजनीति में भी लाभ कराएगा ही कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। राहु की दृष्टि यहां पर पड़ने से लाभ 50% लाभ तो 50% नुकसान, इसको 50% में मान लेते हैं, 50% आधे आधे मान लेते हैं। अब आ जाते हैं केतु, तो केतु क्या करेगा, केतु को झंडे का कारक कहा गया है, अचानक जो लाभ होता है, अचानकता का प्रतीक होता है, आकस्मिकता का प्रतीक होता है केतु, लेकिन केतु भी, इसकी भी दृष्टि घर पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, तो सीधी सी बात है, क्योंकि सब यहां पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ने से उसको मजबूत बना दिए, तो घर में कलह की स्थिति तो उत्पन्न हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा बहुत कलह, ज्यादा तो नहीं, गुरु ना बैठा होता दिक्कत होती, गुरु शुभ ग्रह है, इसके बैठ जाने से कहीं ना कहीं कमी तो रहेगी, स्थितियां सुधर जाएंगी, लेकिन फिर भी कहूंगा जो स्थिति मजबूत है तनाव की या कलह की, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी होती ही रहेगी। अब और केतु क्या कराएगा, आपसी मतभेद करा देगा, घर में परिवार में मतभेद करा देता है, कोई जरूरी नहीं कि माता पिता से, अपने पुत्र, अपनी स्त्री, अपने परिवार में भी मतभेद करा सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और कोई बात नहीं। यहां पर केतु बैठ करके धन के स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, और ये बुध का घर है, सो धनी बनाएंगे, धन देंगे, धन तो ये देंगे ही देंगे, इसमें कोई इसमें कोई जो है तो राय नहीं। अब यहां पर पंचम पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, वाणी स्थान है, क्योंकि ये वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, तो कहीं ना कहीं, और ये जो है उच्च का होकर के बुध बैठा हुआ है, 3 का स्वामी बुध उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बुध मजबूत है, सो वाणी अच्छी होगी, किसी के प्रति हो, कोई ऐसा नहीं है किसी को लगने वाली हो, वाणी अच्छी होगी, रोग हो, ऋण हो, इन सब में ये ठीक ही परिणाम देगा, क्या रोग में क्या ऋण में, तो क्योंकि इसकी 9वीं दृष्टि देखिए, 7, 8, 9 ये रोग और ऋण का भाव है, और केतु की 9वीं दृष्टि ऋण और रोग पर पड़ रही है, शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि लाभ भी, ऋण लेगा तो उसमें लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, बशर्ते किसी को देना ले सकता है, ठीक है, और रोग आएंगे चले जाएंगे, स्वयं आएंगे स्वयं चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगा कोई, ये आप मान लीजिए। ट्रांसफर ये भी करवाएगा, चूंकि कर्म स्थान पर बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, ट्रांसफर, सरकारी नौकर हो, सरकारी काम हो, तो उनमें ट्रांसफर
बिजनेस कोई करेगा तो बिजनेस में परिवर्तन हो सकता है, नहीं काम में परिवर्तन हुआ तो अपने शॉप दुकानों में परिवर्तन, कि आज यहाँ है कल वहाँ हो सकती है, इस तरह से परिवर्तन हो सकता है। तो ये सब करा सकता है। कर्म क्षेत्र पर पड़ने से कर्म क्षेत्र को चेंज कर सकता, बदल सकता है। तो ये केतु की स्थिति। तो कुल मिला के हम कहेंगे केतु भी 50-50% लाभ तो 50% हानि, यानी सम है, बराबर दे रहा है। कोई विशेष ना लाभ है ना कोई विशेष नुकसान है। थोड़ा सावधान रहेगा तो लाभ की मात्रा प्लस ही है, ज्यादा ही है। अब आ जाते हैं गुरु पर। गुरु यहां पर केंद्र में जाके बैठे हुए हैं। कहां बैठे हैं? चतुर्थ में। ये ध्यान ये देना है, गुरु अगर चतुर्थ में बैठे हैं तो पहली बात ये किसके कारक हैं, इसको आप समझिएगा। पहले है कहां? पंचम में, यानी इसको हम कहेंगे सिंह राशि। चतुर्थ भाव सिंह राशि, सिंह राशि में गुरु, इसको हम विषम राशि कहते हैं। और विषम राशि गुरु कितने अंश पर बैठे हैं, सबसे पहले तो यह जान लेना जरूरी है। चूंकि विषम और सम में हमेशा याद रखो इनका जो स्थिति है इनकी बदल जाती है। अब यहां पर मैंने एक चार्ट पहले भी बनाया था और आज फिर बता दे रहा हूं। गुरु की स्थिति व्रत कितने पर होते हैं? विषम राशि है, विषम राशि में 25 से 30 अंश पर व्रत हो जाते हैं और गुरु 6 अंश पर है। और 6 अंश पर है इसका मतलब बाल अवस्था के हैं। 0 से 6 अंश के अगर गुरु हैं यहां पर विषम राशि में तो ये बाल अवस्था के हुए, कोई विशेष बात नहीं, बाल अवस्था है। थोड़ा सा मजबूत हो जाए, मतलब मजबूत करने की आवश्यकता है। इनसे संबंधित थोड़ा सा पूजा पाठ कर सकते हैं। बता दूं, गुरु का रत्न नहीं धारण करना है, मंगल का भी रत्न इनको नहीं धारण करना है। यहां तक कि लाल मूंगा भी मंगल का होता है, उसे भी नहीं पहनना है। गुरु का माणिक वो भी नहीं पुखराज वो भी नहीं पहनना है। सूर्य का माणिक वो भी इनको नहीं पहनना है। और चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और 16 अंश पर है। तो हम तो यही कहेंगे, चंद्रमा चूंकि सम राशि में है और सम राशि में चंद्रमा 16 अंश पर, तो इसको माना गया युवा, स्वयं बलवान है, मन से बलवान रहेंगे। तो यहां पर बलवान स्थिति है इनकी इस चंद्रमा की। तो चंद्र राशि चूंकि इनकी मकर है, मकर राशि इनकी हुई है, तो मकर राशि के हिसाब से चंद्रमा अच्छे परिणाम देगा। भाग्य स्थान बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं शुभ है। चंद्र तो इनको अच्छे ही लाभ देगा, भाग्य में वृद्धि करेगा। हाँ, इनके पराक्रम में कभी कभी कमी क्यों आ जाएगी तो जरूर है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि यहां पर अपने घर पर पड़ रही है, लेकिन मंगल यहां नीच का बैठा हुआ है कि काम तो ये जोर शोर से करेंगे, लेकिन अंत में थोड़ा सा इनका साहस कमजोर हो जाएगा कि अब छोड़ो नहीं करते हैं। पराक्रम में कभी कभी इनको लगेगा कि जैसे हम बहुत कुछ करने वाले, लेकिन अंत में इनको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारा साहस कमजोर हो रहा है। ठीक, तो ये चंद्रमा की स्थिति है। और शेष भाग्य में निश्चित ही चंद्रमा भाग्यशाली बनाएंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आ जाते हैं गुरु पर बता रहे थे। तो गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5, यानी आयु स्थान पर, आयु में वृद्धि करेंगे। 6 7 कर्म स्थान पर, कार्य यानी कार्य इनको अच्छा उच्च और योग्य कार्य इनको मिल सकता है। ये कार्य कोई भी करे उसमें सफलता मिलेगी, आगे बढ़ते ही जाएंगे। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है, तो कार्य क्षेत्र इनका कहीं ना कहीं बढ़ेगा, इसमें लाभ इनको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा 7 8 9 बे स्थान पर पड़ रहा है। बे करेंगे भी तो कहां? गुरु की दृष्टि है, मित्र के घर में पड़ रही है, तो कहां करेंगे? बे शुभ कार्यों में ज्यादा बे करेंगे, सोच समझ करके करेंगे। पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा इनके हाथ से, ज्यादातर ये पैसे का सदुपयोग करने का विचार करेंगे और पैसे का सदुपयोग करेंगे, पैसे जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा इसमें आ जाता है मंगल की चतुर्दृष्टि पड़ रही है शत्रु और ऋण के स्थान पर। तो मंगल की चतुर्दृष्टि चूंकि नीच के मंगल है, इसलिए जहां तक हो सके वहां तक इन चीजों से बचें, न शत्रुता किसी से पालें और न ही ज्यादा ऋण करें। बशर्ते शरीर की दृष्टि पड़ने से ऋण कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन विलंब हो सकता है, ऋण में देरी हो सकती है। और चतुर्दृष्टि 5 6 7 और भाग्य पर पड़ रही है नीच मंगल की, लेकिन यहाँ उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्यशाली बनाएंगे, भाग्य को वृद्धि बढ़ा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मंगल की सप्तम दृष्टि और मंगल की अष्टम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, और ये शनि का घर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी कर्म क्षेत्र को मजबूत बनाएंगे, कर्म क्षेत्र इनका कर्म क्षेत्र भी कार्य क्षेत्र इनका श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। बस वही चीज जो मैंने बताई, ट्रांसफर इत्यादि की स्थिति बन सकती है, शेष कोई दिक्कत नहीं। कर्म में कर्म इनका
कार्य को क्षेत्र कोई भी हो, जो भी चुनेंगे वो प्लस ही होगा, चलता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, उसमें कोई धुरा नहीं। तो ये आज की कुंडली के बारे में मैंने तुमको बताया, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। इस समय अगर हम कहें इस कुंडली के बारे में, तो वर्तमान स्थिति मैंने लिख दिया है। महादशा गुरु में मंगल की चल रही है, जो 26 फरवरी 2023 तक चलेगी। अब गुरु में मंगल तो दोनों ही अकारक, गुरु भी अकारक, मंगल भी अकारक। हम तो ये कहेंगे थोड़ा सावधानी का समय चल रहा है, इस समय सावधानी रखें। कब तक? ये 26 फरवरी 2023 तक सावधानी विशेष रखना होगा इनको। कोई भी काम करें सोच समझ कर करें, नहीं तो धोखा उठा सकते हैं। अगर सोच समझ करेंगे कोई दिक्कत नहीं, राय लेकर करें, बड़ों से राय लेकर करें। इस समय गुरु से संबंधित, मंगल से संबंधित जो पूजा पाठ है उसको करते रहें, इनको लाभ मिलता रहेगा, आराम से समय कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसके बाद गुरु में राहु आ जाएगा, चांडाल योग बनाएगा, तो राहु की स्थिति मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद जैसे ही 21 जुलाई 2025 शनि की महादशा प्रारंभ होगी इस कुंडली के हिसाब से, तो भाग्यश की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। और केंद्र में जाकर के राहु और गुरु के साथ शनि बैठे हुए हैं, 26 अंश पर बैठे हुए हैं। चूंकि विषम राशि है, शनि की विषम राशि है, 26 अंश पर है, तो विषम राशि में 26 अंश यानी मृत हुए, तो शनि को बलवान करना भी इनको लिए जरूरी होगा। और शनि को बलवान करने के लिए हनुमान जी के शरण में चले जाए। इस समय भी चूंकि मंगल की अंतर्दशा चल रही है, इस समय भी अगर ये हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, यानी सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान चालीसा का पाठ है, संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ है, ये कर रहे हैं, हनुमान जी के शरण में रह रहे हैं, तो ये समय ऐसे कट जाएगा जिससे कुछ जान ही नहीं पाए और उनका कार्य सब चलता ऐसे ही चलता चला जाएगा। सुंदरकांड पाठ इनके लिए विशेष कार्य करेगा। गुरु की उपासना के लिए तो कोई मंदिर पास पड़ोस में हो उसको चुन लें, और उसमें जाकर के प्रतिदिन पूजा करने से ज्यादा बेहतर है उस वहां पर साफ सफाई करना। अगर एक मंदिर की साफ सफाई करते हैं, मंदिर को धुलते हैं, तो निश्चित ही गुरु भी इनको श्रेष्ठ परिणाम देगा, अच्छे परिणाम देगा। दान कर सकते हैं गुरु का और मंगल का दान भी कर सकते हैं। और इनको शनि का दान नहीं करना है, शनि के दान नहीं करना है, उचित नहीं होगा इनके लिए, चूंकि शनि भाग्यश है, इसलिए विशेष करके शनि से संबंधित पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा पाठ तो किसी भी ग्रह से संबंधित कर सकते हैं, और जिसका पूजा पाठ करेंगे वो अच्छे परिणाम देगा। पूजा पाठ से अच्छे परिणाम मिलते हैं, उसके अशुभ परिणामों में कमी होती है, शुभ परिणाम प्लस होते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये कुंडली जो मैंने आज समझाई है, और ये 1 अक्टूबर 1979 इनका जन्म दिनांक था, जन्म समय 9:55 शाम का था। जन्म स्थान ये सीतापुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, और श्रवण नक्षत्र में इनका जन्म था, तृतीय चरण था। तो ये मैंने इनकी कुंडली के बारे में जो बताया है, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। आपकी कुंडली है, आपका कोई प्रश्न है, मैंने कहा है मैं प्रतिदिन 1 से लेकर के 3 लोगों के एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आपका कोई अलग एक प्रश्न हो तो आप दे सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे, कमेंट में दीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आज इतना ही, नमस्कार।